फ्रांस ने दुनिया की कई शुरुआती तकनीकों का आविष्कार किया था। लेकिन आज अगर आप परिदृश्य को देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां या तो अमेरिकी हैं या चीनी, उनमें से कई का नेतृत्व भारतीय मूल के सीईओ कर रहे हैं। फ्रांस कहाँ पीछे रह गया? मुझे लगता है कि कमी सबसे पहले स्केल की है, सिर्फ फ्रांसीसियों के लिए नहीं बल्कि सभी यूरोपीय लोगों के लिए। दूसरा पूंजी, और तीसरा बिंदु हमें जोखिम लेने की और अधिक इच्छा जगानी होगी। फ्रांस भारत का हर मौसम का साथी रहा है। सवाल अब ये नहीं है कि क्या भारत नवाचार करता है, सवाल ये है कि भारत के साथ मिलकर नवाचार कौन करेगा। और फ्रांस इसका एक अनोखा और स्पष्ट जवाब है। जय हो। क्या आपको लगता है दुनिया के लिए यह मिसाल है कि नई विश्व व्यवस्था अब बहुध्रुवीय है? क्या भारत और फ्रांस एक उदाहरण पेश कर रहे हैं? फ्रांसीसी मैक्रो मुख्य अतिथि रहेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। हमने पिछले कुछ वर्षों में आपके देश के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और साझेदारी की एक श्रृंखला विकसित की है। मेरा वास्तव में मानना है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम परिणाम देते हैं। दूसरा, हम दो बड़ी शक्तियों में से किसी एक पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हम अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं और चीन के साथ भी। वैसे भारत और फ्रांस के बीच उन दोनों के साथ हमारे अलग अलग संबंध हैं और हम इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं। भारत ने तकनीक में लंबी छलांग लगाई है। हमारा आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर जैसी चीजें, हमने इन्हें बनाया और इतने सारे लोगों को सिस्टम से जोड़ा। अगर मान लीजिए कि आपको फ्रांस के लिए किसी एक तकनीक पर दांव लगाना पड़े तो 2035 के लिए आपका सबसे बड़ा मूनशॉट क्या होगा? क्वांटम कंप्यूटर वह क्षेत्र होगा जहां हम बढ़त बना सकते हैं और नेतृत्व कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम तकनीक। आखिर ये क्वांटम कंप्यूटर क्या बला है? जो देश पहले व्यावहारिक क्वांटम कंप्यूटर विकसित करेगा उसे भारी लाभ होगा। क्वांटम वर्चस्व। क्या बैकएंड में काम चल रहा है? हाँ, क्योंकि हमारे पास बेहतरीन गणितज्ञ, नई क्षमताएं और कई शानदार स्टार्टअप्स और लैब हैं। मैंने देखा कि आपने एक साल पहले एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तकनीक को आगे ले जाने के लिए एक 109 बिलियन यूरो की घोषणा की थी। लेकिन यहाँ एक सवाल है, उसमें से 50 बिलियन यूरो यूएई से आ रही है, तो पैसा विदेशी निवेश से आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी हद तक यूएई का मालिकाना हक होगा। तकनीक और इंटेलिजेंस अमेरिका और चीन से आ रहे हैं। इसमें संप्रभुता क्या होगी जब यह वास्तव में दुनिया का सहयोग है, न कि केवल यूरोप का? If some founder is watching this और 22 साल का एक छात्र इसे देख रहा है, वे फ्रांस आना चाहते हैं, तो फ्रांस ऐसा क्या देता है जो आज एक अमेरिका और ब्रिटेन उन युवा स्टार्टअप संस्थापकों या भविष्य बनाने की चाह रखने वालों को नहीं देते? एक अनोखा इकोसिस्टम। सबसे पहले मैं आपके छात्रों, भारतीय छात्रों को एक संदेश देना चाहता हूं। यदि आप फ्रांस आते हैं तो आपको बेहतरीन गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालयों और हाई स्कूलों तक पहुंच मिल सकती है। दूसरा, भाषा स्पष्ट रूप से अंग्रेजी है और मेरा वास्तव में मानना है कि फ्रांस बड़ी कंपनियों और कई संस्थानों का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है, और साथ ही यूरोप में सबसे जीवंत स्टार्टअप्स इनोवेशन इकोसिस्टम भी। डोनाल्ड ट्रंप ने आपके निजी संदेश साझा की। Private message meant for diplomacy has exploded into a public political storm. उन्होंने आप पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी। आपने उनके राज को यूरोप विरोधी कहा। क्या यह अमेरिकी नेतृत्व दर्शाता है? क्या दुनिया डरे? मेरा वास्तव में मानना है कि सम्मान नेतृत्व का हिस्सा है। आप विचार साझा कर सकते हैं या नहीं, आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन आपको इसे सम्मानजनक तरीके से करना होगा, लोकतंत्रों के भीतर भी। यही कारण है कि मैं समाज में नफरत भरे भाषणों या हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं, क्योंकि लोकतंत्र में आपके पास नेतृत्व चुनने का अधिकार है। आप तय करते हैं कि कानून कौन बनाएगा और पारित करेगा। हिंसक या अपमानजनक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। Me and my team, we're trying really hard and trying all our best to make sure that India's voice reaches at the world stage. And for that, I have a favor to ask from you. If you have ever gotten value from this channel, please subscribe to our channel. It's free and it takes only 1 second. Because the more you subscribe, the more our chances get to get the kind of guests which we have today on our show. Our today's guest is President of French Republic, Emmanuel Macron.
It's his first ever podcast in the world. This for the first time it's happening on a show on Figuring Out. We have spoken about India and France relationship. We have spoken about his relationship with America, his relationship with world leaders. We have spoken about what is Europe trying to do differently? What does it mean for India? How is he making sure that India not only becomes a trade partner, but a strategic partner in the world which is heading towards multipolarity? How do we challenge the global world order? And do we even challenge or no? All these questions have been answered by the French president in today's podcast. Beyond the honor, we see this as a responsibility. Because when someone like President Macron sits down with us, it's an opportunity to talk about India, what we are getting right, where we are heading, and what the world needs to understand about India, about us right now, so that we can show the world where India stands and what are we doing, and get the president's and global leaders' perspective on it as well. So thank you so much for being part of this journey. And for the audio experience of this podcast, please follow us on Spotify. शुक्रिया और हमारे साथ अपना पहला पॉडकास्ट करने के लिए मानने हेतु धन्यवाद। मिलकर खुशी हुई। ये मेरा है। यहाँ होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे आपके साथ मुंबई में आकर खुशी हो रही है। शुरू करने से पहले मुझे बताइए उन 0.01% लोगों के लिए जो आपको नहीं जानते और पहली बार आपको देख रहे हैं, उन्हें आपके बारे में कुछ भी पता नहीं है, आप उन्हें अपने बारे में क्या बताएंगे? अगले 30 सेकंड में आप कौन हैं और क्या करते हैं? मैं एक फ्रेंच व्यक्ति हूं जो यहाँ मुंबई में हूं क्योंकि मुझे आपके प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया है और वैसे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है और पिछले कई सालों से मैं एक बहुत ही खास और अनोखे काम में लगा हुआ हूं और मेरे अंदर बहुत भूख और जबरदस्त उत्साह है, खासकर दूसरी संस्कृतियों को समझने के लिए। बहुत अच्छा। और आप एक उत्साही व्यक्ति भी हैं। मैंने कल देखा कि आप वही व्यक्ति हैं जिसे प्रोटोकॉल तोड़ना और सड़कों पर दौड़ना पसंद है ना? बिल्कुल सही। हमने कल सुबह दौड़ लगाई थी। हाँ, वो अनुभव कैसा रहा? ओह, शानदार। थोड़ा सा व्यस्त था, मेरा मतलब है शहर की सारी ट्रैफिक की वजह से, लेकिन बहुत अच्छा था। और मेरा मतलब है मज़ा आया, एक तो व्यायाम करने में और दूसरा ज़्यादा सुरक्षा के बिना बातचीत करने में। थोड़ी बहुत सुरक्षा तो हमेशा रहती है, लेकिन जब ये मैं कहूँगा अप्रत्याशित और बिना किसी पूर्व योजना के होता है, तो आप वाकई में स्थापित प्रोटोकॉल को तोड़ सकते हैं। तो आज सुबह सुबह मैं दौड़ के लिए बाहर गया था और फिर शाम के समय में स्टेशन गया ताकि मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख सकूं। आपका बेहद सुंदर वास्तुकला, और सिर्फ वास्तुकला ही नहीं बल्कि ये पूरा शहर भी। हाँ, ठीक है, चलिए अब तकनीक के हिस्से में उतरते हैं क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है जो आप इन दिनों कर रहे हैं। मैंने इनकी कई सारी स्पीच सुनी है और यही वजह है कि आप यहाँ हैं। आप जानते हैं, मैं बहुत सारा इतिहास पढ़ रहा था और मुझे पता चला कि फ्रांस ने दुनिया में कई शुरुआती तकनीकों का आविष्कार किया था, है ना? लेकिन आज अगर आप हालात देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां या तो अमेरिकी हैं या चीनी। इनमें से कई कंपनियों का नेतृत्व भारतीय मूल के सीईओ कर रहे हैं। आपका क्या विचार है? फ्रांस कहाँ पिछड़ गया? मतलब ऐसा क्या हुआ? क्या यह संस्कृति की वजह से है? क्या यह टैक्स की वजह से है? या फिर यह यूरोप के असफलता और जोखिम को देखने के नजरिए से जुड़ा है? शायद ये सब का मिश्रण है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे महान शोधकर्ता और वैज्ञानिक रहे हैं। हमने कई बड़ी खोजों का आविष्कार किया है। भले ही विज्ञान एक वैश्विक दृष्टिकोण है और दुनिया भर के अकादमिक और शोधकर्ताओं के बीच सहयोग ही मायने रखता है। ये बात बिल्कुल सही है और सिर्फ एक देश की बात नहीं है, बल्कि हमारे पास ये शोध, आविष्कार और उद्यमिता की संस्कृति भी है। ये हमेशा से ही हमारे यहाँ रही है। लोगों को याद दिलाएं कि एंटरप्रेन्योर एक फ्रेंच शब्द है और इसे अंग्रेजी भाषा ने अपनाया है, लेकिन एंटरप्रेन्योर असल में एक फ्रेंच शब्द है। और हम अब भी बेहद सक्रिय हैं। अगर आप यूरोप में देखें तो नवाचार और स्टार्टअप्स के मामले में शायद 2 मुख्य इकोसिस्टम हैं। एआई, क्वांटम, ये हमारे मित्र हैं और यूके भी। देखा जाए तो हम बाकी अन्य लोगों की तुलना में काफ़ी आगे हैं। कसन, और अगर आप गणित और कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों को देखें तो हम अब भी काफ़ी अच्छी स्थिति में बने हुए हैं।
लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जब आप आज के टेक सेक्टर को देखते हैं तो ये मुख्य रूप से अमेरिका द्वारा ही संचालित है। मेरा मतलब ये है कि ये 7 बड़ी कंपनियां और कुछ प्रमुख चीनी कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। क्यों? सबसे पहले ये पैमाने का सवाल है। मुझे वास्तव में विश्वास है कि यूरोप का दृष्टिकोण सही है और अब भी डिजिटल सेक्टर में, लेकिन कई अन्य क्षेत्रों में भी हम बहुत अधिक विभाजित हैं। तो मुझे लगता है कि जो चीज गायब है वह सबसे पहले पैमाना है, सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं बल्कि सभी यूरोपीय लोगों के लिए। इसीलिए हमें अपने एकल बाजार को अंतिम रूप देना है, उसे मजबूत बनाना है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि आपका घरेलू बाजार 450 मिलियन निवासियों का बाजार हो, यानी यूरोप, न कि सिर्फ फ्रांस। दूसरा, पूंजी की बात करें तो अमेरिका में बहुत अधिक पूंजी है। बहुत से लोग गहरी जेब वाले हैं, इसलिए वे बहुत पैसा निवेश करते हैं। और विडंबना यह है कि यूरोप में बहुत अधिक बचत है, अमेरिका से भी कहीं ज्यादा। लेकिन ये बचत सही तरीके से निवेश नहीं होती, क्योंकि इसमें बहुत अधिक, मेरा मतलब है बैंक और बीमा क्षेत्र में बहुत ज्यादा नियम कायदे हैं। और हमारे वित्त पोषण प्रणाली की संरचना जो तकनीकी उद्योग के लिए अनुकूलित नहीं है, क्योंकि हमारी बचत का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर बॉन्ड मार्केट की ओर ही चला जाता है, या फिर वे लाभ की तलाश में यूरोप के बाहर चली जाती हैं। और तीसरा बिंदु जिसे आपने उल्लेख किया था, और मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, शायद हमें यह ढूंढना होगा जोखिम उठाने की अधिक इच्छा। हमें और भी ज्यादा जोखिम उठाने वाला होना चाहिए। तो पैमाना, पैसा और जोखिम लेने की मानसिकता। तो आप इन महत्वपूर्ण विषयों को अपनी कई स्पीच और बातचीत में विस्तार से चर्चा करते आ रहे हैं। मैंने यह भी देखा कि आपने लगभग 109 अरब यूरो की सहायता राशि देने की आधिकारिक घोषणा की थी। एक साल पहले एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए सही है। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि आप पैमाने की बात करते हैं, आप जोखिम की बात करते हैं और आप निवेश की बात करते हैं। उसमें से लगभग 100 अरब यूरो में से 50 अरब यूरो यूएई से आ रहे हैं। सही है। तो पैसा विदेशी फंडिंग से आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिकांश हिस्सा यूएई के स्वामित्व में होगा। तकनीक और इंटेलिजेंस अमेरिका और चीन से आ रही है। और आप यूरोप की बात कर रहे हैं और संप्रभु यूरोपीय एआई बनाने की बात कर रहे हैं। इसमें संप्रभुता क्या होगी जब यह असल में पूरी दुनिया का सहयोग है, सिर्फ यूरोप का नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में एक साल पहले हमने यह 109 अरब यूरो का निवेश करने की घोषणा की थी, जो कि बहुत बड़ी रकम है। और वैसे हम इसे लागू भी कर रहे हैं, क्योंकि 60% से ज्यादा पहले ही लागू किया जा चुका है और हमने कई साइट्स को जोड़ दिया है। ये डेटा सेंटर्स बनाने के लिए है। आप सही कह रहे हैं। हम यूएई अमेरिका की बात करते हैं। प्रोजेक्ट्स क्यों? क्योंकि ज्यादातर तकनीक अमेरिका में है, इसीलिए फ्रांस में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर का इस्तेमाल हमारे अपने प्लेयर्स भी आसानी से करेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटिंग क्षमताएं नहीं हैं तो आप लागू नहीं कर सकते। और आज खाड़ी देशों में ज्यादा पैसा है और डेटा सेंटर्स के लिए तकनीक अमेरिका में है। लेकिन हम जो करना चाहते हैं वह समाधान खरीदना नहीं है। जब आप अधिक संप्रभु, अधिक स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो आप तकनीकों का स्थानांतरण करना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना चाहते हैं। यही हम कर रहे हैं। मैंने 8 साल पहले चूज फ्रांस नामक एक इवेंट शुरू किया था, जिसमें हर साल कई भारतीय प्लेयर्स आते हैं। और ये इवेंट, साथ ही हमने जो सभी सुधार लागू किए, उन्होंने पिछले 6 वर्षों में फ्रांस को आकर्षण के मामले में नंबर 1 बना दिया। और ये अच्छा है। जो आपने बताया, ये एआई डेटा सेंटर और निवेश यूरोपीय संप्रभुता के लिए बेहतर हैं, क्योंकि ये मेरे देश में हैं और मेरे प्लेयर्स इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे एआई इकोसिस्टम को बेहतर बनाएगा। तीसरा, ये इन तकनीकों और क्षमताओं का बड़ा हिस्सा स्थानांतरित करेगा। मेरे पास यह गारंटी है कि ये समाधान यूरोपीय नियमों के अनुरूप हैं। इसका विकल्प क्या है? क्योंकि मेरे पास न तो तकनीक है और न ही पैसा। इनमें निवेश न कर कहीं और से खरीदना ही एकमात्र विकल्प है। अगर आप सिर्फ समाधान खरीदते हैं तो आप अपना डेटा बिना सुरक्षा या तकनीकी हस्तांतरण के प्रदान कर देते हैं। मुझे लगता है कि यह बेहतर समाधान है। तो हम इस बाजार में पूरी तरह से बाहर नहीं हैं। और बड़े विजेता ये अमेरिकी हाइपरस्केलर्स के साथ काम करते हुए उन्हें अपने बाजारों के अनुकूल बनाना होगा।
साथ ही अपने समाधानों की तैनाती तेज करनी होगी। LLMs में हमारे पास मिस्ट्रल AI है, जो निश्चित रूप से सबसे अच्छा यूरोपीय खिलाड़ी है और अमेरिकी LLMs का एक स्पष्ट विकल्प है। तो यही हम कर रहे हैं। दिलचस्प। तो इसमें आपको एक और चीज चाहिए होगी, प्रतिभा को आकर्षित करना, दुनिया भर के संस्थापकों को आकर्षित करना, है ना? और साथ ही छात्रों को भी आकर्षित करना। अभी भारत और फ्रांस से लगभग 9,300 छात्र हैं। आप चाहते हैं कि यह संख्या 30,000 तक पहुंचे, है ना? तो हर वह संस्थापक जो इसे देख रहा है, आपने फ्रांस में F स्टेशन की घोषणा की है और इसे सभी के लिए एक बड़ा स्टार्टअप हब बना दिया है। तो अगर कोई संस्थापक इसे देख रहा है या कोई 22 साल का छात्र इसे देख रहा है, वे फ्रांस आना चाहते हैं, तो फ्रांस क्या पेश करता है जो आज अमेरिका और यूके क्या नहीं देता युवा स्टार्टअप संस्थापकों या उनके लिए जो भविष्य के लिए कुछ बनाना चाहते हैं? एक अनूठा इकोसिस्टम। सबसे पहले मैं आपसे, आपके छात्रों से, भारतीय छात्रों से एक संदेश देना चाहता हूं। अगर आप फ्रांस आते हैं तो आपको सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों और हाई स्कूलों तक पहुंच मिल सकती है। पॉलिटेक्निक से लेकर पेरिस सोरबोन तक, एकोल नॉर्मल सुपीरियर से लेकर कई इंजीनियरिंग स्कूलों तक। दूसरा, यहाँ की शिक्षा की भाषा पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से अंग्रेजी ही है, क्योंकि मुझे पता है कि कई बार लोगों में यह गलत धारणा होती है कि आपको फ्रेंच में पढ़ाया जाएगा, जो कि वास्तव में पूरी तरह से निराधार और गलत है। तो आपके पास यह शानदार अवसर है कि आप अपनी पढ़ाई के इन सभी महत्वपूर्ण वर्षों को पूरी तरह अंग्रेजी भाषा में बिता सकते हैं, लेकिन साथ ही आपको यह भी मिलता है भाषा की विविधता, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप भारतीय हैं तो आप यह जानते हैं, क्योंकि यहाँ कितनी सारी आधिकारिक भाषाएं हैं, और यह विविधता सिर्फ ऊर्जा का ही नहीं बल्कि रचनात्मकता का भी स्रोत है। लेकिन आपको सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थान, अंग्रेजी बोलने वाले प्रोफेसर और शोध और अच्छे इकोसिस्टम तक पहुंच मिलेगी। और मैं वास्तव में मानता हूं कि फ्रांस एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है, एक परिपक्व अर्थव्यवस्था जिसमें कई बड़ी और स्थापित कंपनियां हैं, कई महत्वपूर्ण संस्थान हैं, और साथ ही यह यूरोप का सबसे जीवंत स्टार्टअप्स और सक्रिय नवाचार इकोसिस्टम भी है। और तीसरा, यह रचनात्मकता और संस्कृति के मामले में निश्चित रूप से एक जीवंत स्थान है, और मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप नवाचार की बात करते हैं तो संस्कृति, कला, सिनेमा आदि की भूमिका को कभी ना भूलें। और फ्रांस है, और यही वह कड़ी है जो हमारा भारत से जुड़ाव बनाती है। हम रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योगों में बेहद मजबूत हैं, और मुझे लगता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और फैशन का उल्लेख करना नहीं भूलना चाहिए। और यह एक अनूठा संगम है जहां आपको गैस्ट्रोनॉमी, फैशन, रचनात्मकता, सिनेमा, तकनीक, उद्यमिता सब एक साथ मिलते हैं। पुरानी संस्थाएं, मैं कहूंगा, उसी स्थान पर हैं, और यह एक अनूठा अवसर है। और फ्रांस बाकी यूरोप और महाद्वीपीय यूरोप में एक स्वाभाविक प्रवेश द्वार है, लेकिन यह मिश्रण, मैं कहूंगा, संसाधनों का यह मेल काफी अनूठा है। आप जानते हैं, फ्रांसीसी लोग और फ्रांस सामान्य रूप से निश्चित रूप से वह चीज़ रखते हैं जिसे हम यहाँ स्वाद कहते हैं। वह स्वाद जैसे जब आप किसी फ्रांसीसी व्यक्ति से बात करते हैं तो जिस तरह से वे कला और संस्कृति के बारे में सोचते हैं और जीवन की सुंदर चीज़ों को परखने का अंदाज अद्भुत है। यह सराहनीय है। मुझे यकीन है कि दुनिया इसे पहले ही सराह रही है। इसे उल्लेख करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फ्रांसीसी स्वाद वास्तव में यह सिर्फ व्यक्तिगत क्षमताओं का ही नहीं, बल्कि कला, नवाचार और सामान्य जीवन का भी मिश्रण करने की एक अद्भुत क्षमता है। और यही वह दृष्टिकोण है कि जीवन अपने आप में बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होता है। एक साथ होना कुछ बहुत खास है। पलों और अनुभवों को साझा करना वाकई में कुछ बहुत ही खास होता है। और आज की इस दुनिया में मौजूदा माहौल को देखते हुए आप कभी ना भूलें कि सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनों के साथ अनोखे पल और यादगार अनुभव साझा करना। सही है। मुझे बताइए, संस्कृति, कला, स्वाद के अलावा, ठीक है, हम तकनीक की बात कर रहे हैं। भारत ने तकनीक में छलांग लगाई है। जब बात DPI, हमारे आधार, UPI, DG लॉकर जैसी चीज़ों की आती है तो हमने इन्हें बनाया और वित्तीय बहिष्करण के 10 सालों से बाहर निकलकर वास्तव में अब इतने सारे लोगों को सिस्टम में शामिल कर लिया है ना?
अगर आपको फ्रांस के लिए एक तकनीक पर दांव लगाना हो जो 2035 के लिए आपका मून शॉट हो, तो आप किस तकनीक पर दांव लगाएंगे? वह कौन सी तकनीक है जिसमें फ्रांस आगे बढ़ेगा और दुनिया में नेतृत्व करेगा? सबसे पहले मुझे मुझे कहना है कि जब आप भारत का जिक्र करते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। मेरा मतलब है आपका देश वाकई में तकनीकी छलांग लगाने के मामले में बेहद प्रभावशाली है, लेकिन लोगों को शिक्षित करने और प्रशिक्षित करने के मामले में भी। मेरा मतलब है आज भारत में हर साल आप अमेरिका से भी ज्यादा इंजीनियर तैयार करते हैं और यूरोप दोनों को मिलाकर भी। बिल्कुल तो यहाँ एक बहुत बड़ी संपत्ति है, ये अद्वितीय है सही है। और इसका मतलब है बहुत सारी प्रतिभाएं, बहुत सारे लोग। और इसके अलावा आपके पास शिक्षा और क्षमताओं के मामले में भी जबरदस्त छलांग है और आपके पास कई बड़े उभरते देशों जैसी ही भूख है। और आप भुगतान प्रणाली और यूपीआई का जिक्र करके बिल्कुल सही हैं और मैं इससे बहुत प्रभावित हूं, क्योंकि वैसे बहुत से लोग अमेरिकी भुगतान समाधानों पर बहुत निर्भर हैं। मेरा मतलब है ऐसा होता है कि फ्रांस में भी हमारे पास अपना खुद का समाधान है कार्ट ब्लू सिस्टम के साथ, लेकिन यूपीआई ने कुछ ही वर्षों में इतनी बड़ी पैमाने पर पहुंच बना ली है कि यह वाकई प्रभावशाली है। कहना मुश्किल है कि अगला बड़ा कदम क्या होगा, क्योंकि आप कभी नहीं जानते। खासकर एक राष्ट्रपति के रूप में कहना मुश्किल है कि वही बड़ा बदलाव लाएगा, क्योंकि नवाचार का तरीका ऐसा नहीं होता। आप शायद कई बार हारेंगे और जो आपको दिखा ही नहीं वही सफल हो जाएगा। मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यह सुनिश्चित करें कि आप क्षमताएं और सभी अवसर प्रदान करें ताकि कई अत्यधिक परिवर्तनकारी नवाचार सफल हो सकें, और यह सुनिश्चित करें कि उनमें से कोई एक जरूर सफल होगा और यह स्वीकार करें कि बाकी कई असफल भी होंगे। और अगर मैं आपके सवाल का जोखिम उठाने को तैयार हूं तो मैं कहूंगा शायद क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में। मैं पुख्ता तौर पर यह कहना चाहूंगा कि क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम पूरी दुनिया में नेतृत्व कर सकते हैं और नेतृत्व कर सकते हैं। सच में क्या बैकएंड में काम हो रहा है? मुझे लगता है हमारे पास अनूठे गणितज्ञ, नई क्षमताएं और बेहतरीन स्टार्टअप्स और लैब्स हैं। मुझे यकीन है कि इस क्षेत्र में हम कुछ बड़ा करके मून शॉट हासिल कर सकते हैं। पर मैं बस एक साधारण संदेश देना चाहता हूं, एक बहुत ही सरल संदेश। जब हम नए नवाचारों और मून शॉट जैसे बड़े लक्ष्यों की बात करते हैं तो यह सब वास्तव में जोखिम उठाने और अपनी हार को स्वीकार करने के बारे में है। सही है। और यह तो बिल्कुल ही सामान्य सोच के विपरीत लगता है, लेकिन अगर आप बड़ा सोचना और हासिल करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे जोखिम लेने होंगे। सिवाय इसके कि अगर किस्मत से हो जाए तो आप पहली बार में कभी सफल नहीं होंगे। तो अगर आप असफलता स्वीकार नहीं करते और फिर से शुरू नहीं करते तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। और मेरे लिए नव प्रवर्तकों के लिए सवाल, जो देशों के लिए भी सच है, यह नहीं है कि लोग पहली बार में ही बहुत सफल हो जाएं। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास ऐसे लोग होने चाहिए जो 8 बार हारने के लिए तैयार हों और 9वीं बार फिर से कोशिश करें। हाँ, आप जानते हैं तकनीक से हटकर देखा जाए तो जैसा आपने कहा, यह जोखिम लेने और असफलता स्वीकार करने का एक मिला जुला रूप है। और फिर भी भले ही आपको पता हो कि अभी 5 चीजें उभर रही हैं, आप ये नहीं चुन सकते कि कौन सी सबसे आगे निकलेगी, है ना? लेकिन एक बात जिसमें आप बहुत निश्चित नजर आते हैं, जो आपके हमारे देश के साथ संबंधों में भी झलकती है, वह यह है कि फ्रांस भारत का हर मौसम में साथ देने वाला मित्र रहा है। यह सिर्फ अच्छा मौसम होने पर साथ देने वाला दोस्त नहीं है, है ना? और आप यह देख सकते हैं कि जब दुनिया फिर से बदल रही थी, फ्रांस हमेशा खड़ा रहा और आपकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती भी वास्तव में और गहरी हुई है। और 2018 के बाद जब दुनिया में इंडो पैसिफिक की घोषणा हुई, हमारे संबंध और भी मजबूत हो गए हैं, है ना? दुनिया में इस तरह की भू राजनीतिक निश्चितता और दोस्ती देखना बहुत ही दुर्लभ है। क्या आपको लगता है कि यह अब दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने जा रहा है? नया विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीयता के बारे में है, जहां दोस्तियों में संतुलन रहेगा और सब कुछ एक तरफा नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि भारत और फ्रांस एक उदाहरण पेश कर रहे हैं? मेरा मानना है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो नतीजे लाते हैं। हमने पीएम मोदी के साथ सोलर अलायंस पहल शुरू की थी, हमने उसे पूरा किया। हमने G20 के दौरान मिलकर IMEC की शुरुआत की।
हम इसे पूरा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमने मिलकर यह तय किया कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक संवाद के नियमन से निपटेंगे। हम ये कर रहे हैं पिछले साल फ्रांस में हमारे एक्शन समिट के दौरान। अब भारत में तो मुझे लगता है कि हमने स्पष्ट रूप से ठोस परिणाम दिए हैं, क्योंकि यह हमारी सभी भिन्नताओं के बावजूद, क्योंकि हम देश या सभ्यताओं के रूप में अलग हैं, हमारे लोग अलग हैं, लेकिन वास्तव में मेरा आपके प्रधानमंत्री के साथ और हमारे देशों के बीच यह शानदार संबंध है। क्यों? क्योंकि इन भिन्नताओं के परे हमारे पास समानताएं हैं, खास तौर पर सांस्कृतिक नवाचार और विविधता के प्रति रुचि। मैं कहूँगा, जब आप किसी फ्रांसीसी व्यक्ति से बात करते हैं, मेरा मतलब है भाषा के साथ संबंध, बहुभाषावाद और फ्रैंकोफोनी का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं आपके प्रधानमंत्री को देखता हूं, वह हिंदी में बोलते हैं और मैं आपकी भाषाओं की विविधता को जानता हूं। ये कुछ बहुत खास पैदा करता है, क्योंकि हमें एक रूपता पसंद नहीं है। दूसरी बात, हम दो बड़ी शक्तियों में से किसी एक पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हम अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं और चीन के साथ भी। वैसे भारत और फ्रांस के बीच दोनों के साथ हमारे अलग अलग संबंध हैं, लेकिन यही इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण का पूरा तर्क था, यानी एक तीसरा रास्ता। कुछ ऐसा है, मैं आपके साथ टकराव नहीं चाहता, लेकिन मैं आप पर निर्भर भी नहीं रहना चाहता। सही है। मुझे अपना भविष्य खुद बनाने दीजिए, पूरी इज्जत के साथ। और इसी आधार पर यह एक तथ्य है जिसमें हम सचमुच विश्वास करते हैं, भारत और फ्रांस दोनों, कि लोकतंत्र, कानून का शासन, बहुपक्षवाद, ठोस परिणाम देना, यह सब मायने रखता है। और हम इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं। और इस दुनिया में जहां कानून के शासन की जगह अक्सर, मैं कहूँगा, सबसे ताकतवर के आदेश ने ले ली है, मुझे सच में लगता है कि यह मायने रखता है और यह बेहद आकर्षक है। सही है। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों, बहुत सारे देशों, बहुत सारी सद्भावनाओं को एकत्र कर सकते हैं। तो यही वह जगह है जहां मुझे सच में विश्वास है। यह दृष्टिकोण और हमारी साझेदारी न केवल सार्थक है, बल्कि इसमें आज जो दिखता है उससे कहीं अधिक संभावनाएं हैं। सही है। आप जानते हैं, अब यूरोप भी यह महसूस कर रहा है कि रणनीतिक स्वायत्तता ही आगे बढ़ने का रास्ता है, न कि किसी एक पक्ष को चुनना। और पीएम मोदी का ब्रांड रणनीतिक स्वायत्तता चुनने के बारे में है। हम रूसी मित्रता का सम्मान करते हुए अमेरिका से संबंध गहरा कर रहे हैं। हम फ्रांस और बाकी दुनिया से भी जुड़ाव रखते हैं। उन्होंने यह कर दिखाया है। क्या आपको लगता है कि आपकी और यूरोप की सोच अब इससे प्रेरित हो रही है? भारत और पीएम मोदी के लिए रणनीतिक स्वायत्तता ही विकल्प है, पक्ष चुनना अब अनिवार्य नहीं। देखिए, मैं सच में ऐसा मानता हूं। यह तथ्य कि हमने यह साझेदारी और यह व्यापार समझौता, यह मुक्त व्यापार समझौता यूरोप और भारत के बीच बनाया है, निश्चित रूप से इसी समय की वजह से है, जहां हालिया रवैये को देखते हुए अमेरिका के प्रति बढ़ती हुई शंका या निराशा है। और अब बहुत से यूरोपीय लोग ये देख रहे हैं कि भारत एक सबसे बड़ा स्थान है जहां हम यह नई साझेदारी बना सकते हैं। लेकिन मैं सच में यह भी मानता हूं कि मैंने 9 साल पहले एक अधिक संप्रभु यूरोप की वकालत की थी। मैंने यूरोपीय रणनीतिक स्वायत्तता के विचार को बढ़ावा दिया। कुछ सहयोगियों ने साथ दिया और सहयोग किया। कुछ बहुत संदेहवादी थे, बोले ठीक है, यह एक फ्रांसीसी विचार है, यह सफल नहीं होगा। और उनमें से कुछ अब भी उसी में हैं, इस विश्वास में कि अमेरिका के साथ संबंध ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलेगी, और यह कि यह एक भू राजनीतिक छाता और एक मजबूत गठबंधन है जो हमेशा परिणाम देगा। मेरा मतलब है, यह पूरा दृष्टिकोण धराशायी हो गया। और इसका यह मतलब नहीं है कि हम अमेरिका के साथ टकराव चाहते हैं। रिश्ता जितना गहरा होगा, मैं उतना ही खुश रहूंगा। लेकिन एक सहयोगी होना, एक दोस्त होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दोस्त पर निर्भर हैं। और मुझे सच में लगता है कि जब बहुत से यूरोपीय लोग देखते हैं कि ये दृष्टिकोण भारत जैसे देश द्वारा अपनाया गया है, तो इससे उनमें अधिक विश्वास पैदा होता है और वे शायद थोड़ा और साहसी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं।
तो मैं इस संबंध की संभावनाओं पर भी सच में विश्वास करता हूं, क्योंकि इससे हम जो साथ में करना चाहते हैं उसमें वृद्धि होगी, यानी और अधिक स्वतंत्र होना। और एक बार फिर, हम और अधिक स्वतंत्र क्यों होना चाहते हैं? सबसे पहले क्योंकि हम इस संप्रभु दृष्टिकोण को लेकर जुनूनी हैं। संप्रभु का क्या मतलब है? हमारे नागरिक अपने लिए खुद निर्णय लेते हैं। अगर आप तकनीकी रूप से या रक्षा मामलों में निर्भर हैं तो आप अपने नागरिकों को यह गारंटी नहीं दे सकते कि वे खुद तय करेंगे। तो ये लोकतंत्र में पक्षपात है, क्योंकि मैं आपसे वोट मांगता हूं, लेकिन आप कभी तय नहीं कर पाएंगे कि इस रास्ते जाएं या उस पर, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। सही है। तो जब आप एक मजबूत लोकतंत्र होते हैं तब रणनीतिक स्वायत्तता बेहद महत्वपूर्ण होती है। और दूसरा, क्योंकि हम दोनों, मेरा मतलब है भारत और फ्रांस, विविधता से बहुत जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, और इस विविधता की ताकत से भी। और हम किसी बड़े एकरूपता का हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेकिन आप जानते हैं, हम इस दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं। लेकिन हाल ही में जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने आपके निजी संदेश जैसे व्हाट्सएप साझा किए हैं ना, उसने आपको 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। आपने उसकी सरकार को यूरोप विरोधी कहा है और बहुत खींचतान भी हुई है। आप क्या सोचते हैं, दुनिया को इससे क्या संदेश जाता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक अपने संदेश सार्वजनिक रूप से साझा कर रहा है? क्या आपको लगता है कि इससे आज की अमेरिकी नेतृत्व के बारे में कुछ पता चलता है? क्या दुनिया को डरना चाहिए? मेरा मतलब है, मैं आपको ही इसका निर्णय करने देता हूं, और आपका सवाल अपने आप में ही कुछ कहता है। मुझे वास्तव में पूरी तरह से विश्वास है कि सम्मान नेतृत्व का एक हिस्सा है और हमें एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। आप विचार साझा करें या न करें, असहमत हों, लेकिन आपको यह सम्मान पूर्वक करना चाहिए, नेताओं के बीच और लोकतंत्रों के भीतर भी। इसीलिए मैं हमेशा हमारे समाजों में किसी भी प्रकार की घृणा, भाषण या हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए बेहद प्रतिबद्ध रहा हूं, क्योंकि जब आपके पास लोकतंत्र होता है तो आपके पास अपने नेतृत्व को बदलने का अधिकार होता है। आप तय करते हैं कि आपकी ओर से कानून कौन बनाएगा और पारित करेगा। तो हिंसक और असम्मानजनक होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सम्मान और सभ्यता की इस प्रक्रिया से जुड़ी हर चीज साल दर साल, दशक दर दशक निरंतर बनती रही है, ताकि हम खुद को और भी बेहतर बना सकें। और ये थोड़ा हैरान करने वाला है, मुझे सच में लगता है, जब लोग नेताओं को पीछे जाते हुए देखते हैं, और ये सही संदेश नहीं है। सही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि डॉलर का वर्चस्व अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि अब भारत रुपये में लेन देन कर रहा है, चीन भी युआन को आगे बढ़ा रहा है, और आप ऊर्जा व्यापार में यूरो के इस्तेमाल की बात करते हैं? तो क्या आपको लगता है कि अब दुनिया में डॉलर का वर्चस्व पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है? मैं इसमें बहुत सतर्क रहूंगा। आज डॉलर स्पष्ट रूप से दुनिया पर हावी है। मुझे सच में विश्वास है, और मैं बहुध्रुवीय व्यवस्था में दृढ़ता से विश्वास करता हूं, और मैं यूरो की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को मजबूत करने के लिए जो भी कर सकता हूं, करूंगा। इसका क्या मतलब है? हमें और अधिक नवाचार करना होगा, हमें और अधिक प्रतिस्पर्धी बनना होगा, हमें और अधिक निवेश करना होगा, और व्यापार समझौतों के अलावा हमें स्वैप लाइनें भी साइन करनी होंगी ताकि यूरो विनिमय मुद्रा के रूप में काम कर सके। और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दुनिया के प्रमुख केंद्रीय बैंकर यूरो को डॉलर के विकल्प के रूप में देखें, यानी हमें यूरो को एक सुरक्षित और तरल संपत्ति के रूप में अधिक उपलब्ध कराना होगा। इस रणनीति में सफल होने के लिए हमारे पास सब कुछ है, और ये एक अधिक संप्रभु और अधिक स्वतंत्र यूरोप के तत्वों में से एक होगा। मुझे वास्तव में विश्वास है कि यह संभव है। हमारे पास एक अवसर की खिड़की है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि आज ऐसा है। इसे अभी हासिल किया जाना बाकी है, और मुझे सच में उम्मीद है कि हम ऐसा कर पाएंगे। दिलचस्प। आप जानते हैं, आप अवसर की खिड़की की बात करते हैं, और इससे मैं अपने आखिरी सवाल पर आता हूं कि आपकी अवधि अंततः समाप्त हो जाएगी। हो सकता है आप इस अवसर की खिड़की का लाभ उठा पाएं, या हो सकता है न उठा पाएं, है ना? आप भारत के साथ संबंधों को गहरा कर रहे हैं। आप यूरोप को पहले से कहीं अधिक एकजुट और मजबूत बना रहे हैं। आपने फ्रांस का नेतृत्व अनिश्चित समय में किया है। आप फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति रहे हैं। आपने सब कुछ कर दिखाया है, लेकिन इन सभी उपलब्धियों के बाद भी इस अवसर की खिड़की को आप हासिल कर पाएंगे या नहीं, ये निश्चित नहीं है। लेकिन जो निश्चित है वह यह है कि आपकी अवधि समाप्त होगी।
आपकी अवधि समाप्त होने के बाद इस समय दुनिया के बारे में आपको सबसे ज्यादा किस बात का डर है? आपके लिए सबसे निश्चिंत विचार कौन सा होगा? यानी ऐसी कौन सी चिंता है जो आपको सबसे कम सताएगी? और दुनिया के बारे में क्या? आपको उसके बाद, आपके संघर्ष के बाद किस बात से बहुत आशावाद मिलता है? देखिए, सच तो ये है कि मुझे इस बात से बहुत अधिक आशावाद मिलता है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग काफी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुझे सच में लगता है कि हमें और भी बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि अभी भी इस महाद्वीप में आपके पास सैकड़ों लाखों निवासी हैं। अफ्रीका में जहां हमें शिक्षा का स्तर सुधारना है ताकि उन्हें और अधिक बेहतर अवसर मिल सकें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी आबादी वाले इस दुनिया में इतने सारे अरबों लोगों को इतना अच्छा शिक्षा और प्रशिक्षण मिला हो। और मेरे लिए यह सकारात्मक आशावाद का स्रोत है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके पास बहुत सारे प्रतिभाशाली युवा मौजूद हैं जिनके पास दिमाग और उत्साह है, और वे निश्चित रूप से कुछ बेहतर आविष्कार करेंगे। निश्चित रूप से मेरा मतलब है दुनिया के लिए नवाचार, संस्कृति और जलवायु परिवर्तन व जैव विविधता से निपटने के संदर्भ में। तो मैं इसे एक अनूठा अवसर मानता हूं और इसे संजोकर रखना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से यह कुछ ऐसा है जिसे हमने पिछले कुछ वर्षों में हासिल किया है और जिसे अभी और बेहतर किया जाना बाकी है। जो मुझे डराता है वह है उसकी कमी। मैं कहूंगा रक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में एक पूर्वानुमानित और विश्वसनीय ढांचे की। मुझे लगता है कि हम पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसमें प्रवेश कर चुके हैं, अज्ञात क्षेत्रों में, और यह तथ्य कि रूस ने यूक्रेन में यह पागलपन भरी युद्ध शुरू करने का फैसला किया, यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य का होना जिसके पास परमाणु प्रतिरोधक क्षमता हो और वो 19वीं सदी जैसा युद्ध शुरू करने का फैसला करे, जिसका मतलब है सीमाओं को बदलना और एक तरह के नव औपनिवेशिक दृष्टिकोण को अपनाना। ये पूरी तरह से पागलपन है, लेकिन इसने हर जगह प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी है। और मुझे लगता है कि यह सच है कि आज बहुत से बड़े देश और बड़े नेता अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को नहीं देख पा रहे हैं, और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को, इसे हम एक प्रकार के हमारे साझा कोड और साझा किए गए नियमों और सिद्धांतों के रूप में देख सकते हैं। और दूसरा, अधिक रक्षा उपकरणों, हथियारों और गोला बारूद की यह बढ़ती हुई होड़ वास्तव में बहुत अधिक चिंताजनक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 15 महीनों में मुझे जो काम करना है उसका एक हिस्सा निश्चित रूप से इस दौड़ में फ्रांस को विश्वसनीय बनाना है। लेकिन दूसरी तरफ एक नया ढांचा बनाने के लिए कई देशों के साथ जुड़ना शुरू करना भी है, ताकि आपकी क्षमता को सीमित किया जा सके। इन हथियारों और गोला बारूद के दुरुपयोग और अनुचित उपयोग को रोकने के लिए। क्या आपको कभी इससे डर लगता है कि शायद आप इसे अगले 15 महीनों में पूरा ना कर पाएं? मुझे इससे डर नहीं लगता। यह ऊर्जावान रहने और इसे पूरा करने में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करता है। बेहतरीन। तो मैं हमेशा एक्शन मोड में रहता हूं। आप रहते हैं। मैं कहूंगा आप हैं। आप हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं। अंत में मुझे कहना है कि मुझे आपका वह प्लग बेबी प्लग वाला भाषण सच में बहुत पसंद आया। वह बहुत अच्छा था। वो 1 साल पहले की बात है। हाँ, मैंने वह देखा था AI समिट में। जी हाँ, बिल्कुल। प्लग बेबी प्लग, वह वाकई बहुत अच्छा था। ये करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, वरना मैं आपकी सोच को गहराई से समझने में 3 घंटे बिता देता। हमें यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप अपने देश की उपलब्धियों पर बहुत गर्व कर सकते हैं, जो नवाचार, तकनीक, संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हासिल कर रहा है, और जो संदेश आप पूरी दुनिया को दे रहे हैं। और ये आज सुबह यहाँ मुंबई में आपके साथ इन विचारों को साझा करना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। समय निकालने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। Hello. How are you? Very good, sir. Pleasure meeting you. My pleasure. Thank you so much for taking the time. Thank you so much for agreeing to do this. Thank you. You want me to sit down here? Yes. I'm fine. By the way, Jamapal Raj. That's all my French. Come on. And where do you live? India? No, but where in India, my boy? Mumbai. Delhi or Mumbai? Mumbai now. I have a lot of my friends who took French as a subject in this class. Yeah? Yeah, so they keep talking like Jamapel, Kamoditapel. I don't know, like it's difficult, but I'm glad I could do this with you, and they're gonna be jealous. When did you start?
4 years ago. 4 years ago. 4 years ago. Right after COVID. Yeah. How And- old are you? I'm 28 now. Wow. And now we are heading towards becoming world number one podcast. I think next 18 months we'll become. Yeah? Yeah. We are 25 now in the world. We'll be one. There's no French, Indian, Asian in top 10. There's only Americans. We're going to beat it. I love this state of mind. Yeah. I love this mindset. Yeah. Thank you so much for watching this podcast till the end. Please let us know in the comments what all did we do right so that we can improve and keep doing that better, and what all did we do wrong so that we never repeat it. And at the same time, please give us suggestions of who's the next guest that you want to see on the podcast. And don't forget to share this episode with at least one person who will get some insights, because one conversation is enough to give people enough ideas to change their lives. I'll see you next time. Until then, keep figuring out. And also, don't forget to subscribe to the channel.